बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। क्या अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज ना फिर हम थोड़ा सा आरएनए के एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। उस दिन हमने थोड़ा सा पढ़ाया था कि डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन क्या होते हैं। क्या होते हैं वो? अगर तो डेक्स प्लान एग्जैक्टली। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा जीन की एक्सप्रेशन के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे? डेग। पर जी अगर हम कहते हैं कि हमने दो पौधों को, एक पौधों को 5 किलोग्राम नाइट्रोजन दी, दूसरे को 10 दी, ठीक है। तो अगर 5 वाले में जो यील्ड आई है वो 50 केजी आई है, और 10 वाले में ये 150 हो गई है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द यील्ड, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च के अंदर हम सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं देते। हम क्या देते हैं कि एक होती है जीरो, जिसको कोई क्या किया कि कोई नाइट्रोजन नहीं दी। एक को 5 दे दी, एक को 10 दे दी, एक को 15 दे दी। पर जब जीरो वाले में आती है यील्ड 80 केजी, और 85 आ जाती है 5 वाले में। अब इनका और इनके दरमियान में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर 10 वाले को देते हैं तो ये 100 आ जाती है, और यहाँ पर आ जाती है 120, और 20 में जाके फिर 115 रह जाती है। अगर हम इस कंट्रोल का कंपैरिजन करें 5 के साथ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इसका 15 के साथ करें, इट मीन देयर इज अ डिफरेंस। तो हमें डेल, अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना इसका और इसका, फिर हमें डेक मिलेंगे। फिर हमें डेक्स मिलेंगे इन दोनों के दरमियान में, जब हम अगर डिफरेंस को देखेंगे। मेरी बात की समझ आई ना? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 80 और 85 के दरमियान में कोई खास डिफरेंस डेक्स हमें जीन्स का एक्सप्रेशन का डाटा ना मिले, ठीक है। अब हमने वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर हम रिसर्च करें, जब डाटा ले तो हमें क्या मिलेगा? हमें डेक्स मिलेंगे, ठीक है। अब डेक्स की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, डिफरेंटली एक्सप्रेस जीन्स आर द जीन्स whose expression level different across conditions। जो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उनका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे डेग। हमारा मकसद जीनोमाइड एनालिसिस के अंदर डेग्स मालूम करने का यही होता है, उससे हमें पता चल जाता है व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ द जीन, व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ द जीन। अच्छा, अब है डेग्स आर एसेंशियल टू अनकवरिंग प्लांट रिस्पांस टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डेवलपमेंटल। इवन हमें ये भी डेवलपमेंटल की क्यूज क्या होती हैं? सीड का जर्मिनेट होना, ये डेवलपमेंटल स्ट्रेस है। चेंज आ रही है ना, पहले सीड था, प्लोम्यूल बनी, रेडिकल, अब डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही है उसके अंदर। फिर जर्मिनेशन से वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, अब फ्लावर बनना शुरू हो गया है, अब ट्रांजिशन फेज आ रही है। इसे भी हम डेवलपमेंटल स्ट्रेस कहेंगे। अब क्या होगी, पहले एक कंडीशन में था प्लांट, अब दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट होने लगा है। हम इसको भी नॉर्मली, मैं इसको भी स्ट्रेस ही कहता होता हूँ। एक होता है ना एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एक होते हैं डेवलपमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। इट मींस अब वो चेंजेस क्या हुआ है, कौन से ऐसे जीन्स हैं जो टैग्स हुए हैं, जिसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ से फ्लावर बड बनने की तरफ एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। हर चीज जीन्स की वजह से कंट्रोल हो रही है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जीन्स का किस पार्ट के अंदर रोल है? अगर हम उनका आरएनए से, इतना इंपॉर्टेंट
आपका एनालिसिस है, अगर आपको ये इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा एनालिसिस है और बड़ा ही एक्सपेंसिव भी है, लेकिन अगर आपके पास डाटा आ जाता है, उसके साथ खेलना है वो तो आप कंप्यूटर पे बैठ के, ठीक है। अगर आपने खुद से एक्सपेरिमेंट ये करना है तो ज़ाहिर हमें बहुत पैसे चाहिए। इवन अगर आपने 6 सैंपल करवाने हैं ना, 3 कंट्रोल और 3 ट्रीटेड, तो कम से कम 3 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है। बाहर आप जाओगे ना तो वहां पर तो हर लैब के साथ उन्होंने ना ये जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, वो मैं एरिज़ोना गया हूँ, साथ वाली बिल्डिंग में वो हमें कहते थे "अब यार आप सैंपल वहां दे जाओ"। और यूनिवर्सिटी ने इतनी बड़ी फैसिलिटी दी होती थी। बाहर काम करना बहुत आसान है। और इवन चाइना में लोग हमारे स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं सर हम तो जाते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, हम हॉर्टिकल्चर के ऊपर पोस्ट हार्वेस्ट पे काम करते हैं, हम चेक कर देते हैं कि कौन सी कोटिंग अच्छी है। हम डाटा तो लेना ही होता है, फिनोटाइपिक डाटा तो, लेकिन जो हमें इनिशियली पता चल जाता है कि जेनेटिक लेवल के ऊपर, जीन एक्सप्रेशन लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। मेरी मेरी बात की समझ आई ना? तो वो और इतना रिसर्च का डाटा जनरेट हो जाता है कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस कोटिंग ने शेल्फ लाइफ बढ़ाई है, तो ऐसा क्या हुआ है, कौन सा जीन ओवर एक्सप्रेस हुआ है, कौन सा जीन डाउन रेगुलेट हुआ है, जिसकी वजह से इस शेल्फ लाइफ को इनहांस हुआ है। मेरी बात की समझ आ रही है? तो इस तरह हम इजीली इस टेक्निक को यूज करते हुए अ, हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं, जो जीन के फंक्शन को भी इवन स्टडी कर लेते हैं कि क्या हो रहा है पौधे के अंदर, क्या हो रहा है इस प्लांट के अंदर, इस पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ के अंदर, रूट की डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आपने रूट से रिलेटेड आरएन वो डाटा आरएनए आइसोलेट किया, फिर उसको कंपैरिजन किया विद शूट और अदर, फिर देखें कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो रूट के अंदर ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन वो शूट के अंदर नहीं एक्सप्रेस हो रहे, इट मीन वो रूट स्पेसिफिक जीन है। हाँ, हमें पता लगता है ना कि ये रूट स्पेसिफिक जीन्स कौन से हैं। वो कैसे मालूम हुए? अगर देखें ना, वो कैसे मालूम हुए, वो कैसे पता चला कि यही जीन्स रूट स्पेसिफिक है, या ये जीन्स है जो रूट की डेवलपमेंट के अंदर उनका रोल है। तो उसके लिए आपको क्रिटिकली देखना पड़ेगा, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को कि कैसे पता चल सकता है। अभी आप सोचे ना, आप एक आपने अभी तक दुनिया में कभी रूट स्पेसिफिक जीन डिस्कवर ही नहीं हुए, तो आप कैसे करेंगे उसके लिए? ये आरएनए सेक इज अ वेरी गुड टेक्निक कि आप कंपैरिजन करके, अगर फर्ज किया आप में से हम देखते हैं यार, एक बंदा जो है ना उसको कोरोना आया, कोई डिजीज ही नहीं आई, अब वो क्यों रेजिस्टेंट है? एक बंदा इतना उसका इम्यूनिटी, इट मींस अगर उसके अंदर कोई ऐसा, हमने देखा कि एक जीन बहुत ज्यादा आप रेजिस्टेंट है, एक ऐसा है जिसको वो बहुत जल्दी डिजीज आ जाती है। अब उनका टैक्स मालूम कर लें, दोनों का डीएनए प्लांट में से आरएनए आइसोलेट करके उसका कंपैरिजन कर लें, तो हमें पता चल जाएगा काफी हद तक कि अगर ये बंदा इसके अंदर इम्यूनिटी है, तो ये एक जीन है जिसके ओवर एक्सप्रेशन की वजह से, ठीक है, इस तरह वी कैन इजिली आइडेंटिफाई। इवन अब तो लोगों ने अब इस तरह के एक्सप्रेशन एनालिसिस कर करके लोगों को पता चल जाता है कि अगर जीन ये है ना, तो इस बंदे को 40 साल के बाद कौन सी बीमारी आएगी। बच्चे का ही जीनोम सीक्वेंस करके लोगों को पता चल जाता है कि ये बच्चा को डायबिटीज होगा कि नहीं, ये बच्चा, इसको ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं, ये जो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, सबका पता हुआ है कि अगर इसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसकी वजह क्या है। एवरीथिंग इज लिंक्ड विद जीन्स है, ठीक है। आप जस्ट एक छोटे से बेबी का डीएनए आइसोलेट करके उसको होल जीनोम सीक्वेंस कर लें, उसका एनालिसिस कर लें, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि इसको कौन कौन सी बीमारी लगेगी, कौन कौन से इसके अंदर। अच्छा, अब ये समझ, इवन हम इजीली डॉक्टर ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रखना। फर्ज किया एलर्जी है, मुझे एक ऐसा जीन है मेरे अंदर जिसकी वजह से मुझे ना एलर्जी हो सकती है। अब मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की तब मुझे एलर्जी स्टार्ट हुई, बचपन से लेकर नहीं थी। अब मुझे अस्थमा हो गया, ठीक है। लेकिन मैं वो एक्चुअली मजा क्या थी, कोई एक ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर गया जहां पर ये जाकर ट्रिगर हो गई। मेरी बात की समझ आई ना? या वो एज फैक्टर था, या वो स्पेसिफिकली वो इन्वायरमेंट के अंदर। अब अगर बच्चा शुरू में ही पता लग जाता है कि इस बच्चे को 30 साल के बाद ये ट्रिगर हो सकती है,
तो उसको उस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर ना लेके, एपिजेनेटिक्स जो मैंने बता रहा ना, एपिजेनेटिक्स क्या होती है? अराउंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के इर्द गिर्द वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिविटी ना होने दो, जिन्होंने जाके एलर्जन रिलेटेड वो चीजों को प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना है। समझ आ गई? अब ये अब नेक्स्ट ये है ऑनलाइन डेटाबेसेस। Several online databases facilitate access to gene expression data. ठीक है? These databases allow researchers to find and analyze and tag genes ठीक है, efficiently। इसके अंदर मैंने बताया ना, एनसीबीए जियो है, इसके अलावा और भी कई डेटाबेसेस हैं। एक ईएमबीएल का है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, उनका एक डेटाबेस है। इस तरह हर क्रॉप स्पेसिफिक डेटाबेसेस भी हैं। ठीक है? अब यहां पर है कि मोस्ट डेटाबेसेस प्रोवाइड फॉर विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी वहां हो जाता है, एंड डाटा इंटीग्रेशन भी हो सकती है, डिफरेंट डाटा को इकट्ठा इंटीग्रेट करके भी फर्ज किया एक हीट का डाटा है, एक कोल्ड का डाटा है। हम हमने ये देखना कि इन सबको कंबाइन करके कोई आउटपुट निकाली जाए, कौन से ऐसे जीन्स हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड हो सकते हैं। इसे को इंटीग्रेशन जीन्स, उसे हम कहेंगे को एक्सप्रेसिव जीन। को पर हीट के दौरान चार जीन ऑप रेगुलेट हो रहे हैं, वही जीन कोल्ड के दौरान भी हो रहे हैं, इट मीन हम उनको कहेंगे दे आर को एक्सप्रेसिव जीन्स। ठीक है? अच्छा, को एक्सप्रेशन नेटवर्क कहते हैं इसको, हम को एक्सप्रेशन नेटवर्क बनाते हैं। सेलेक्ट द राइट डेटाबेस क्रूशियल फॉर टैग एनालिसिस। अब है डाटा रिट्रीवल कैसे करनी है। मैं ऑलरेडी बताया हुआ था आपको पिछली दफा के कैसे बताया था। चलिए अभी मैं ये प्रेजेंटेशन में खत्म कर लूं, फिर आपको बताता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करना है। वो डेटाबेस रेलेवेंट डेटाबेस दैट कंटेन्स प्लांट जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस। ठीक है? आपने अपना जीनोम वाइड एनालिसिस कर लिया, जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए कि ये 7 8 10 जीन्स हैं आपके। अब उन जीन्स का आपने अब रोल मालूम करना है। क्या वो ड्राउट के दौरान एक्सप्रेस होते हैं, क्या वो हीट के दौरान एक्सप्रेस होते हैं, या वो पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान एक्सप्रेस होते हैं, या वो रूट की डेवलपमेंट के अंदर उसका रोल है, शूट की डेवलपमेंट के अंदर रोल है। मेरी बात की समझ आई ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उन जीन का फंक्शन क्या है। उन जीन के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए वी नीड टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है? तो उसके लिए हमने ये डिफरेंट डेटाबेसेस हैं और उसके अंदर डिफरेंट तरह के ये हैं। फर्स्ट किया evaluate the credibility and scope of the data analysis। आपने ये भी देखना है कि ये डाटा जिसने जनरेट किया है वो वाकई रिलायबल भी है। ठीक है? क्योंकि जो आपकी रिसर्च होती है उसके अंदर एथिक्स बड़े होते हैं कि आपने जो डाटा लिया है इट शुड बी अवेल्यूएबल, इट शुड बी पब्लिश बाय अ renowned रिसर्चर दैट हैज द इंटेग्रिटी के वाकई वो जब वो वेबसाइट जो वो डाटा पब्लिश कर रही है उनके पास एक इंटेग्रिटी है कि वो अच्छा ही डाटा पब्लिश करते हैं। नॉर्मली एनसीबीए जियो के ऊपर जो डाटा होता है वो अच्छा होता है। ठीक है? इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हम एनसीबीआई जियो में जाए। यूज अप्रोप्रिएट टर्म्स एंड फिल्टर टू क्वेरी डेटाबेस, इंश्योर दैट द रिजल्ट्स अलाइन विद योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जो आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव है। अब आप लोगों का रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमाद आइडेंटिफाई करने कौन सी क्रॉप में? कैरिका पपाया के अंदर हमने ये देखना है कि उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रेसेस आते हैं और उससे रिलेटेड जीन्स को आइडेंटिफाई करना है। तो हम जितने भी स्ट्रेस वाले वो होंगे आरएनए सिक वाला डाटा जो उनको हम डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, फिर है डाउनलोड वही वो एंटर रिसीव डाटा इफेक्टिवली प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, एनालाइजिंग टेक्निक है, उसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है? स्टैट क्या होती है? मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैट क्या होती है। व्हाट इज स्टैट? जी बच्चे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। स्टैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आपने ना आज नोट कर लेना है कि आपने ना स्टैट पढ़नी है। ठीक है? स्टैट इस तरह पढ़नी है कि आपने ना स्टैट के ड्राइवर बनना है, मैकेनिक नहीं बनना। क्या बनना है? इंजीनियर नहीं बनना स्टैट के, आपने स्टैट के ड्राइवर बनना है। ड्राइवर कैसे बनेंगे कि आप स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज कर सके, ये ड्राइवर है। अब उस फार्मूला कैसे बना, वो स्टैट वालों का काम है। वो इक्वेशन कैसे डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई, उसकी फार्मूलाज क्या हैं,
वो फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो फार्मूला कैसे डेवलप हुआ, वो काम है उनका स्टैट वाला। अगर वो भी आता है आपको तो ये तो सोने पे सुहागा है ना। अगर वो भी चीजें आती हैं आपको तो इट मीन यू कैन इजीली मैनिपुलेट द डाटा। लेकिन स्टैट के ड्राइवर का मतलब ये है कि उन सॉफ्टवेयर को और उन जो फार्मूलाज है उनको यूज करके ये मालूम करना कि टैग्स क्या है। अब टैग कैसे पता चलता है? टी टेस्ट से। अब टी टेस्ट क्या होता है? स्टूडेंट टी टेस्ट, जिसके अंदर हम ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि फर्ज किया हम कहते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो है ना, किसी की 5.7 हाइट है, किसी की 5.65 है, किसी की 5.8 है, किसी की 5.9 है, किसी की 5.5 है। ठीक है। अब हम एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 5.7। फर्ज किया एवरेज क्या है। अच्छा, अब हमें कोई अब पी की वैल्यू ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग समथिंग, कोई हम कोई भी डाटा, हम इंडिविजुअल का डाटा लेंगे ना, तो हमें इसी के अराउंड इंडिविजुअल मिलेगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट डाटा नहीं होगा। पर क्या हमें पता है कि जब भी हमने फाइंड आउट करना है तो इसी कद वाला इंडिविजुअल मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें एक दिन ऐसा मिलता है कि 4.5 वाला मिल जाता है, इट मीन अब वो बहुत रेयरली मिलेगा वो डाटा। अच्छा, तब पी की वैल्यू 0.05 से कम आ जाएगी। तब क्या होगा? अगर तो पी की वैल्यू हम ये सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, जब हमने टी टेस्ट लगाना है, अगर तो पी की वैल्यू 0.05, पी की एक बात प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। फिलहाल आपको यही, बाद में आप इसको डिटेल बाद में पढ़ लेना कि अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, इट मीन नो टैग। टैग नहीं है वो क्या, वो दोनों ट्रीटमेंट के दरमियान में कोई टैग नहीं है। लेकिन अगर पी की वैल्यू हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद पी की वैल्यू 0.05 से कम आ जाए तो टैग है। बस ये आपने सिंपल देखना है कि टैग कैसे मालूम करना है। आपने टैग कैसे मालूम करना है? आपने एक स्टूडेंट टी टेस्ट लगाना है, दो डिफरेंट, जिस तरह मैंने कहा ना कि अब आपने 0, 5, 10, 15, 20, 15 के ऊपर 15 का और 0 का कंपैरिजन करना है। अगर दो के दरमियान में कंपैरिजन करना हो तो हम टी टेस्ट लगाते हैं, ये लिख लें। अगर हमने दो डिफरेंट ट्रीटमेंट के दरमियान में कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे? टी टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर दो से ज्यादा ट्रीटमेंट है, फर्ज किया हमने डाटा लाहौर का लिया और इस्लामाबाद का लिया, तो फिर तो लगेगा टी टेस्ट, सिर्फ दो डिफरेंट शहरों का डाटा है। लेकिन अगर उसमें मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, पिशावर, अब तो इतने ज्यादा हमारे पास लोगों का डाटा है, हाइट का, तो अब क्या लगेगा? अब इसके अंदर भी पी की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन उसके लिए टेस्ट लगेगा अनोवा। क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा अनोवा के बारे में? एनालिसिस ऑफ वेरियंस कहते हैं इसको। क्या लगाते हैं? अनोवा। लेकिन अभी मैं आपको पहले ना टी टेस्ट लगाना सिखाऊंगा। अभी हम मैं डाटा आपका डाउनलोड करूंगा। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप आपको बताएंगे कि टी टेस्ट कैसे लगाते हैं। बहुत आसान है, टी टेस्ट लगाना है, बहुत इजी है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए ये देखे ना, ये जियो का डाटा है, एनसीबीआई जियो का डाटा है, बायो कंडक्टर है, प्लांट जिनोम डेटाबेस है, एरे है, ये सारे डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। मैं अभी आपको एक डाटा की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, अब इसको आप, ये मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब यहाँ पर आपने लिखना है एनसीबीआई जियो। क्या लिखना है? आपने अपना जब डाटा यूज करना है, एनसीबीआई जियो गूगल में लिख दें, तो आपके पास जो पहला ही वेबसाइट खुलेगी वो आ जाएगी एनसीबीआई जियो वाली। ठीक है। ये हमारे पास आ गया एनसीबीआई जियो। अब आपका काम स्टार्ट हो गया, जो प्रैक्टिकल, पहले मैं पढ़ाता हूँ थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, अब ये प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो गया। अब आपने यहाँ पर फर्ज किया आप अपनी क्रॉप भी उसके अंदर ऐड कर लें। फर्ज किया आप पपाया कर लेते हैं, इसका इधर पपाया लिख दें। पपाया का कोई डाटा है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर सर्च आउट किया, क्लिक नहीं किया।
अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई 162 ऐसे वेब पेजेस हैं जहां पर पपाया का लफ्ज यूज हुआ है। ठीक है, तो कैरिका पपाया इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब यहां पर आपने जाकर क्या करना है कि ओके, अब आपने यहां से जो डाटा डाउनलोड करना है उसमें से सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने अपने जीन फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? अब आपके जीन कैसे फाइंड आउट होंगे कि आपके जीन का डाटा हमें चाहिए, हमें टोटल जीन का डाटा नहीं चाहिए, क्योंकि तो यहां पर जो डाटा जनरेट किया होगा ना वो टोटल जीन्स का डाटा होगा। टोटल जीन्स का मतलब जितने भी एक्सप्रेस हुए हुए हैं जीन्स कि आप टोमेटो है ना, टोमेटो में 25,000 जीन्स है। अब ये जो डाटा होगा ना ये सारे के सारे जीन्स का होगा, उनका एक्सप्रेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन और अंडर ट्रीटेड कंडीशन या किसी वायरस इन्फेक्शन। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा था। जब हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर दो चीजें होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी होती है? एक होते हैं फैक्टर्स, एक होते हैं पैरामीटर्स। व्हाट डज मीन? फैक्टर्स क्या होते हैं? जिसका अफेक्ट चेक करना हो। फैक्टर्स क्या है? जिसका प्रॉब्लम आ गया, हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप है टोमेटो, टोमेटो के ऊपर क्रॉप ये है कि हीट की वजह से बड़ा प्रॉब्लम आता है। क्या आता है? हीट की वजह से हमारे पॉलन ग्रेन जो है ना वो अबॉर्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन निकालना हमने। कहा जाता है कि फर्ज किया एक केमिकल है, फर्ज किया कोई भी एक हार्मोन है, एक हार्मोन है लाइक अब्सिसिक एसिड। ठीक है, एक हार्मोन है या कोई भी मेलाटोनिन, एक हार्मोन है मेलाटोनिन, एक हार्मोन है। वो लोगों ने बल्कि मैंगो के अंदर मेलाटोनिन की स्प्रे की ना तो उसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट आया कि उसकी हीट टॉलरेंट हो गया क्रॉप। क्या हो गई? टोमेटो के अंदर हमारा प्रॉब्लम ये है कि अप्रैल के अंदर जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो यकदम टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर हो जाए 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पॉलन ग्रेन जो टोमेटो के हैं वो अबॉर्ट कर जाते हैं। क्या? डेड हो जाते हैं। और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो होती होनी होती है ना, फ्रूट सेट, वो नहीं होता। अब ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया जाए? तो हमने लिटरेचर पढ़ा तो पता चला कि मेलेटोनिन की अगर स्प्रे की जाए तो वो हीट टॉलरेंट हो जाता है। तो मैं उसके मैंगो के अंदर या किसी और क्रॉप के अंदर हमने मेलेटोनिन की स्प्रे की तो हीट टॉलरेंट हो। अच्छा, लेकिन अब हमने ये मालूम करना है कि क्या मेलेटोनिन आल्सो बी अ वेरी गुड प्लेयर इन हीट टॉलरेंस इन टोमेटो। ये और फिर उसकी कितनी कंसंट्रेशन यूज की जाए, उसकी कितनी कंसंट्रेशन। अब हमें हर एक का, हर प्लांट की ना स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, हर प्लांट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। हर प्लांट का जिस तरह फर्ज किया, अब आप में से ही है, कुछ बंदे एक रोटी खा के रह जाते हैं, कईयों को तीन चार खानी पैंदी है ना। हर एक का इवन सेम एज के बंदे भी दे हैव अ, ठीक है। इस तरह टोमेटो का बिहेवियर और तरह का होगा, उसको कितनी डोज देनी है, और चिल्ली का और दूसरी क्रॉप का और होगा। अब ये यहाँ पर फैक्टर क्या है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या है? इसका इफेक्ट चेक करना है। इसकी जो डोज है ना वो ऑप्टिमाइज करनी है कि कौन सी ऐसी डोज यूज की जाए कि पौधा हीट टॉलरेंट भी हो जाए और उसकी यील्ड के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना हो। हीट टॉलरेंट भी हो जाए और सारा ओवरऑल यील्ड के ऊपर भी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मली जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, ये मेलाटोनिन भी एक प्लांट हार्मोन है। जितने भी प्लांट हार्मोन होते हैं ना उसको हम बहुत ज्यादा तादाद में नहीं पौधों को देते।
mm ppm में देते हैं, किसमें देते हैं? mg पर लीटर। mg, फर्स्ट किया 1 mg पर लीटर का मतलब होता है 1 ppm। 1 mg पर लीटर का मतलब क्या है? अगर 1 लीटर वाटर है उसके अंदर सिर्फ 1 मिलीग्राम किसी किसी भी हार्मोन का है तो वो 1 mg पर लीटर हो गया। समझ आ गई? अच्छा फर्ज किया अब हमने देखना है कि इसको 1 mg दिया जाए पर लीटर, या 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, या 0.5 mg। अब कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन है जिसको हम टोमेटो को दिया जाए तो टोमेटो अच्छा बिहेव करेगा? इसको हम कहेंगे फैक्टर्स। अब यहाँ पर फैक्टर क्या है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या है? फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे कि मेलेटोनिन की डिफरेंट कंसंट्रेशन कर दिया 0, एक कंट्रोल, 0.5 ppm, 1 ppm, 1.5 ppm, 2 ppm और 2.5 ppm। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ये क्या है? अब इसकी वजह से हीट टॉलरेंट आती है या नहीं, ये अब मालूम करना है हमने। इसकी इसकी वजह से हीट टॉलरेंट आती है या नहीं। अब इन तमाम प्लांट को ना हमने हीट भी दी, स्ट्रेस भी दिया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन सब प्लांट्स को हमने रखा। कंट्रोल को भी रखा, इन सबको हीट पे रखा। हीट को क्या कॉमन है सबके अंदर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेम है। अब यहां पर हीट फैक्टर नहीं होगा। अगर चीज कॉमन है ना सारी ट्रीटमेंट के अंदर तो वो फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर वो चीज होगी जो वेरिएशन है जिसके अंदर। अब यहां पर वेरिएशन किस में है? मेलेटोनिन के लेवल में। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसीलिए कहते हैं ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन उसको कहते हैं। वेरिएशन जिसके अंदर होगी वो फैक्टर होगा। वो क्या होगा? और उसको हम इनपुट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। और दूसरी चीज होती है आउटपुट। अब इसकी वजह से कितने फ्रूट सेट परसेंटेज हुई, फ्रूट की सेटिंग कितनी हुई। फर्ज किया अगर हमने 0, अब हमने फ्रूट सेट परसेंटेज मालूम करनी है। फर्ज किया इस प्लांट के ऊपर 200 पौधे थे, 200 फ्लावर थे। इस प्लांट के ऊपर 200 फ्लावर्स थे और उसमें से 30 फ्लावर फ्रूट बने, फ्रूट सेट हुआ 30। या इसमें अब फर्ज किया यहाँ पर 100 फ्लावर था, फर्ज किया 100 फ्लावर था और 5 फ्रूट बने। अब फ्रूट सेट परसेंटेज कितनी होगी? 5%। ठीक है। अच्छा अब यहां पर 0.5 से यहां पर आ गई 12%, यहां पर आ गई 25%, यहां भी 25% ही रही, और यहां पर ये 20% रह गई, और यहां पर ये 15% रह गई। तो बेस्ट कौन सी कंडीशन है? कौन सी कंसंट्रेशन बेस्ट है? 1 भी तो 1.5 भी, इन दोनों के ऊपर 25% आ रहा है। तो जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है जिसके अंदर मिनिमम इनपुट हो मैक्सिमम आउटपुट हो, यहां पर इस कंडीशन के मुताबिक विच इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? वन वाली। अब ये हमारी रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो वन वाली कंडीशन है ना, ये फार्मर्स को रिकमेंड करनी चाहिए, कि फार्मर्स को चाहिए। अब यहां से हमें दो चीजें प्रूव हो गई कि मेलाटोनिन कैन बी यूज्ड इन हीट टॉलरेंस इन टोमेटो। मेरी बात की समझ आई ना? अ, अब यहां पर ये बात समझ आ गई कि आपने ये जो 1%, जो 1 वाली है ना, 1 ppm इज आइडियल कंडीशन फॉर इनहांसिंग। अच्छा अब अच्छा मैंने कहा ना दुनिया में हर चीज जहर बन सकती है। दुनिया में आप कहते हैं ना कि कोई शय हम खाने वाले, एप्पल ही है ना, हम खाते हैं ना, अगर हम एप्पल ज्यादा खाएंगे तो जहर बन जाएगी। विटामिन सी भी ज्यादा ले लेंगे तो जहर बन जाएगा। हर दुनिया के अंदर एक केमिकल है ना, उसकी एक खास कंसंट्रेशन है, अगर उससे ज्यादा लेंगे तो वो जहर है। अब मेलाटोनिन जो है इतना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है अगर 1 ppm पौधों को देना तो पौधे की ग्रोथ बढ़ा देती है। लेकिन अगर 1% दे या 20 ppm दे, ये पौधे की
एज ए हर्बिसाइड के तौर पर यूज करते हैं इसको। ऑक्सीजन की ज्यादा कंसंट्रेशन यूज एज अ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड किसे कहते हैं? जो वीड्स को किल कर देती है ना, जो हर्ब्स को किल कर देती है। अब सेम हार्मोन उसकी, अब आप लोग घर जाए जाके कहे मैंने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, आप जाके 20 ppm कर दें स्प्रे, आपको पता ही नहीं था कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी यूज करनी है, तो उसी घर वाले पौधे मार देते हैं। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਈ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ग्रोथ है। और आपने रट्टा लगाया हुआ था, आपने क्या किया हुआ था? रट्टा लगाया था, ऑक्सीजन इज वेरी गुड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट्स इट। वो क्यों है, कितनी कंसंट्रेशन चाहिए, ये साइंस है। साइंस असल क्या है, उसकी कितनी कंसंट्रेशन और उस दौरान क्या होता है पौधे के अंदर, ये साइंस है। और साइंस पढ़ी नहीं हुई थी आपने, आपने रटा लगाया हुआ था, घर जाके पौधे जाया कर दिए आपने। ठीक है, समझ आ गई? इस तरह आप रिसर्च करके बड़ी आसानी तरीके से यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 1% के ऊपर हीट टॉलरेंस आती है, अब ये हो क्या रहा है। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, यहां पर जो डाटा आया है इसका कंट्रोल के जीन एक्सप्रेशन के साथ। अब मेलेटोनिन की जब स्प्रे की है, व्हाट हैपेंड एट मॉलिक्यूलर लेवल, कि इसके अंदर हीट टॉलरेंस आ गई है। तो हम इन दोनों के अंदर जो प्लांट्स होंगे, इनके पॉलन ग्रेन के अंदर भी, इसके लीफ के अंदर भी हम आरएनए आइसोलेट करेंगे, और उस आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करके उसका हम एक डाटा जनरेट कर लेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि व्हाई दिस बिकम प्लांट दे बिकम हीट टॉलरेंट इन, मेलेटोनिन की स्प्रे करने से ये हीट टॉलरेंट कैसे हो गया, क्या ऐसी चीज हुई कि इसकी फ्रूट सेट परसेंटेज बढ़ गई। अब ये क्वेश्चन है ना कि ऐसा क्या हुआ कि मेलेटोनिन की स्प्रे करने से उसका फ्रूट सेट का जो परसेंटेज है वो बढ़ गई। ये साइंस है, ये क्या है, ये साइंस है। अच्छा, अब हम अच्छा इसको कहते हैं आउटपुट, क्या है यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन, यील्ड, फ्रूट सेट, ये क्या है, फ्रूट सेट परसेंटेज क्या है, आउटपुट। इसको कहते हैं पैरामीटर, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, आउटपुट को हम कहते हैं पैरामीटर, और इनपुट जो होती हैं वो होते हैं फैक्टर। वो क्या होती हैं? फैक्टर्स का अफेक्ट क्या करना होता है पैरामीटर्स के ऊपर। फर्ज किया आप जहां पर हम देखें कि अगर लाहौर शहर के अंदर हम इलेक्ट्रिक बसेस ज्यादा कर दें, तो अगर स्मोक कम हो जाए, स्मोक यहां पर क्या है, पैरामीटर, इलेक्ट्रिक बसेस क्या है, फैक्टर्स। इलेक्ट्रिक बसेस क्या है, फैक्टर्स हैं। अगर स्मोक कम हो जाती है, इट मींस, ठीक है, तो इट मींस इस फैक्टर की वजह से पैरामीटर चेंज हो गए। ठीक है, अब पैरामीटर डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, फैक्टर से। फैक्टर किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा, इसलिए फैक्टर्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जो पैरामीटर्स है वो डिपेंड कर रहे हैं फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, अब हमने फर्ज 4 स्कूल सिलेक्ट कर लिए या 6 स्कूल सिलेक्ट कर लिए, उनमें से 3 के अंदर अच्छी लैंडस्केपिंग करवा दी, और 3 के अंदर कोई प्लांट्स नहीं है। अब हमने क्या किया कि लैंडस्केप करने से पहले उस स्कूल के बच्चों का ना आईक्यू लेवल या कोई टेस्ट लिया हमने, फिर हमने वहां पर लैंडस्केपिंग की। ठीक है, लैंडस्केपिंग करने के 6 महीने बाद वही टेस्ट या उसी तरह का मिलता जुलता कोई टेस्ट हमने लिया। अब हमने देखना है, इसी तरह ही उन स्कूल्स के डाटे का भी लिया जहां पर कोई लैंडस्केपिंग नहीं थी, पहले टेस्ट लिया आईक्यू का, और 6 महीने बाद फिर लिया। अगर तो देर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द IQ level, it means that this treatment is very good for a good learning in schools। ये लैंडस्केपिंग की जॉब्स जो रिसर्च है ना वो इस तरह करते हैं। मेरे आप इस तरह की रिसर्च कर सकते हो कि आप एक अच्छा डिजाइन बना के दें, फिर परसेप्शन लोगों की देखें, कोई पैरामीटर्स। अब आपने पैरामीटर डिफाइन करने हैं कि कौन से पैरामीटर लेने हैं और किस तरह पैरामीटर लेने हैं। आपने उसकी IQ लेवल लेना है, या वहां के लोगों को कितनी, फर्ज किया वहां पर फाइट कम हो गई है। पहले जब लैंडस्केपिंग नहीं थी, फ्लावरिंग नहीं थी, वहां पर लोग बच्चे बड़े लड़ते थे आपस में, ये भी तो एक पैरामीटर है। अब उनकी लड़ाई
कम हो गई है। अब आपने उधर एक अच्छा ग्राफिक ग्राउंड बना के दे दिया है, अब लोग पहले लड़ते थे अब खेलते हैं। अब उनकी फर्ज किया वहां पर बच्चे जो हॉस्पिटल कम जाते हैं, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। भी आपने डिफाइन करना है लैंडस्केपिंग की रिसर्च के अंदर कि आपने अभी मेरी बात की समझ आ रही है? हर रिसर्च के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक फैक्टर, एक पैरामीटर। चाहे आपने फ्लोरिकल्चर की रिसर्च करनी है, लैंडस्केपिंग की रिसर्च करनी है, ये दो चीजें। अब इस रिसर्च के अंदर भी हमने यही देखना है कि व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर पैरामीटर्स। अगर कोई चीजें समझ नहीं आ रही तो मुझे बता सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? व्हाट आर फैक्टर्स? इनपुट्स, जो जिसका आपको चेक करना है, जिसका, ठीक है। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं, अच्छा अब लैंडस्केपिंग की रिसर्च में ये हो सकती है कि मैंने ज्यादा ट्रीज वाली लैंडस्केपिंग की है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा है, फिर एक लैंडस्केपिंग की है जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्लावर ज्यादा है। अब फिर लोगों की परसेप्शन चेक करें कि व्हाट द पीपल थिंक अबाउट दीज टू डिफरेंट। ठीक है, फिर आप देखें कि हाँ एक और पैरामीटर भी हो सकता है कि एक एक घर था, वहां पर हमने ना पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया, फिर आपने एक लैंडस्केपिंग की। लैंडस्केपिंग करने के बाद उसी साल, अगले साल उसी टाइम पे आपने जनवरी में एक इंडेक्स, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां मेजर किया था, और उसी का डिफरेंट टाइमिंग के बाद अगले साल भी आपने वहां पर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स मालूम किया। अगर तो उसके अंदर ग्रेजुअल चेंज आ रही है, कम हो रही है, इट मीन्स दैट कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन सी ऐसी प्लांट्स हैं जो हमें वहां लगाने चाहिए। तो ये लैंडस्केपिंग की रिसर्च भी बड़ी आसान है, बड़ी। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम के ऊपर अगर आप रिसर्च बेस्ड डिजाइन बनाते हैं तो वो बड़ा, आप क्लाइंट को फिर ना बड़े अच्छे तरीके से कन्विंस भी कर सकते हो कि ये जो प्लांट है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इसकी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बड़ी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर बहुत ज्यादा अपटेक करता है। जब वहां में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो आपके घर के हैं, आपको वो प्लांट भी लश ग्रीन नजर आएगा, वो प्लांट भी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा लेता है, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होती है, जिसके पास क्लोरोफिल बड़ा अच्छा काम करता है, और लश ग्रीन भी ज्यादा होता है, और आपकी एनवायरमेंट जो है वो भी क्लीन हो जाती है एज कम्पेयर टू दूस प्लांट जिसकी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जरा कम है, तो ज़ाहिर है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। मेरी बात की समझ आ रही है? आपने रिसर्च करके चीजों को एनालाइज करना है। अब बढ़ के ये हमारे पास डाटा आ गया, अब हमने इस डाटा को कैसे एनालाइज करना है। मैंने क्या कहा था कि हम स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टी टेस्ट। टी टेस्ट से एनालिसिस करने के बाद हमें एक चीज ही जिसको फोकस करना है, तो है पी वैल्यू। क्या है? पी वैल्यू। ठीक है। अब ये यहाँ पर हम आपका ये डाटा आ गया। अब यहाँ पर मैंने ये देखा कि फैक्टराइजेशन एनालिसिस, क्या अभी आइडेंटिफिकेशन वैलिडेट की जीन थ्रू प्रेफर्ड फ्लेवर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कमर्शियल। अच्छा, अब ये है इसको हम देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि वो कौन से जीन्स हैं जो कि फ्लेवर से रिलेटेड है। डिफरेंट वैरायटीज हैं। क्या है? अब पपाया की कई डिफरेंट वैरायटीज है। अब आपने हर पपाया की वैरायटी खाई, आपको हर एक के अंदर डिफरेंट फ्लेवर नजर आया। अब वैरायटी के अंदर ऐसा क्या चीज है कि देर आर डिफरेंट फ्लेवर। ये एक रिसर्च है कि हम चार पांच, हमारे पास 10 वाई की वैरायटीज है। अब यहाँ पर फैक्टर क्या है? वैरायटीज। वैरायटी एक वैरायटी नहीं है, वैरायटीज। ठीक है, यहां पर फैक्टर क्या है? वैरायटीज। अब हमने उन वैरायटीज का आपस में कंपैरेटिव आरएनए-सेक एनालिसिस करके एक वैरायटी का दूसरे वैरायटी के साथ कंपैरिजन करेंगे, कौन सा जीन है जो जहां ओवर एक्सप्रेस हो रहा है और कौन सा जीन है जो जहां ओवर एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इट मीन दीज जीन्स कैन बी अ वेरी candidate gene that enhance flavoring or that is responsible for flavoring in that specific variety। अगर उसका कोई खास फ्लेवर आ रहा है, उस फ्लेवर के अंदर ये जीन भी
इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? तो इस तरह हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्लेवरिंग रिलेटेड जीन जो कि उस स्पेसिफिक फ्लेवर को, टेस्ट को इनहांस कर रहे हैं। ये रिसर्च के थ्रू ये आजकल पूरी दुनिया में हॉर्टिकल्चर की जो रिसर्च है उसके अंदर यही चीजें ही स्टडी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि वैरायटीज को कैसे इंप्रूव किया जाए। उनके अंदर अगर हमने कोई अग्रानोमिक प्रैक्टिसेस लगानी है, उस अग्रानोमिक प्रैक्टिसेस की वजह से ऐसा क्या हुआ है कि वो प्लांट इसको टॉलरेंट हो गया है। ये चीजें अगर हमने डिफरेंट डेप्थ के ऊपर प्लांट को लगाया, उस डेप्थ की वजह से स्टार्च कंटेंट बढ़ गया है, तो वो क्यों बढ़ा है? ठीक है। तो वो कहानी भी साथ हम स्टडी कर लेते हैं कि अगर फर्ज के हमने पोटैटो को 8 इंच की डेप्थ के ऊपर लगाया, 10 के ऊपर लगाया, 12 के ऊपर लगाया, लेकिन 12 10 के ऊपर जब हमने लगाया तो मैक्सिमम स्टार्च कंटेंट उसके अंदर आ गया। अब ऐसा क्या हुआ कि भी 10 इंच की डेप्थ के ऊपर पोटैटो के ट्यूबर के अंदर वो स्टार्च कंटेंट बढ़ गया है। ठीक है। तो ये सारी रिसर्च जो है वो हम, अच्छा इसके अंदर ये डिफरेंट, ये देखो ना, ये सारे के सारे डिफरेंट इन्होंने दिए हुए हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रमोटर रीजन, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्टोम प्रोफाइल ऑफ पपाया राइपनिंग। अब राइपनिंग के दौरान पपाया, अब ये तो ये सारे हॉर्टिकल्चर के काम है। राइपनिंग किस में हम स्टडी करते हैं? हॉर्टिकल्चरल काम है। ये सारे के सारे हॉर्टिकल्चरल काम, लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर पूरी दुनिया रिसर्च यही कर रही है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अब ये देखें ना, राइपनिंग वाले यहाँ अगर हम देखें कि इसको क्लिक करें, अच्छा ट्रांसक्रिप्टोम इन्होंने क्या किया हुआ है। अब आपने यहां पर ये मालूम करना है कि फैक्टर्स क्या हैं और पैरामीटर्स क्या हैं। अब यहां देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है, फ्रूट्स वर कलेक्टेड एट 3 डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। अब यहां पर टाइम फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है? टाइम। एक से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। यहां पर जो पहला फैक्टर है, 3 डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द ईयर के दौरान इन्होंने, ठीक है, अच्छा, और एंड ट्रीटेड विद, फिर उनको हर डिफरेंट टाइम के दौरान एथाइलिन के साथ ट्रीट किया फॉर 12 आवर्स। अब 3 डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द ईयर, एक उन्होंने अगस्त में ले लिया, एक सितंबर में ले लिया, एक अक्टूबर में लिया, 3 टाइम, 3 डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर लेने के लिए इन्होंने, अच्छा अब हर फैक्टर्स और ट्रीटमेंट, एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि हर फैक्टर्स और ट्रीटमेंट, फैक्टर्स जो हम अप्लाई करते हैं उनके एटलीस्ट 3 रेप्लीकेट जरूर होने चाहिए। नहीं लगी समझ? रेप्लीकेशन होनी जरूर, एक ट्रीटमेंट की 3 रेप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। फर्ज किया हमने एक पौधे को, मैंने कहा था ना 0 मेलेटिनस दी है, 0 3 पौधों को देनी है, 0.5 देनी है, एक पौधे को नहीं देनी। तीन, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम 3 पौधों को मेलेटिनस दिए, आपको भी दे दिया, आपको भी दे दी, इसको देना भूल गया मैं, तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। जैसे के अंदर क्या आ जाएगा? एरर। वो और एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जितने ज्यादा रेप्लिकेट होना, उसके मेरे पास 10 रेप्लिकेट है, उसमें से 9 का एक का रिजल्ट आ रहा है, एक का। अब हम लोग एक बार एक स्टार्ट कर देंगे और अब एवरेज हम 9 की लेंगे। हम क्या लेंगे? 9 को ही लेंगे। तो ये तो एरर आ गया। क्या आ गया? ह्यूमन एरर की हम इसे मालूम कर सकते हैं कि आपका ह्यूमन एरर जो है उसको भी हम इस स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस से हम मालूम हो सकता है कि हमने कहाँ गलती की है। हमने ह्यूमन एरर, अगर आप एक्सपेरिमेंट कोई करने लगे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने फील्ड के अंदर ट्रायल लगाया, फील्ड के अंदर यहां पर एक वैरायटी इधर लगा दी सिट्रस की, एक प्लांट, एक इधर लगा दिया, तीनों रेप्लिकेट लगा दिए, 3 रेप्लिकेट लगाए। अब यहां पर ऑलरेडी फर्टिलाइजर पहले से ज्यादा डाला हुआ था, वर्जन पहले पुराना, जब यहाँ से हमें नहीं पता था कि यहाँ पर वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी थे, फील्ड के अंदर ट्रायल लगाया, अब यहाँ पर नहीं थे अच्छे, तो डेफिनेटली ये इसका, हालांकि बाकी सारे फैक्टर सेम है, तो इसका अगर रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम हियर, कि दे हैव
ऑलरेडी, ठीक है। और या फील्ड के अंदर हमें डाटा, अगर एक तो होता है लैब के अंदर ट्रायल लगाना, एक होता है फील्ड, फील्ड के अंदर बड़े प्रॉब्लम है। पर ये जो पौधा जहां लगा हुआ है, तीन इधर लगे हुए हैं, चौथा उधर लगा हुआ है। अभी इस वाले को हवा जहर आती है तो ज्यादा अफेक्ट करेगी, ज्यादा देर इज अ पॉसिबिलिटी की जो, हालांकि हमने नॉर्मली जो ट्रीटमेंट लगाते हैं ना, जो हम रिसर्च करते हैं, उसके अंदर पांचों के अंदर सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। वेरिएबल सिर्फ वो होना चाहिए जो आपने चेंज किया है, वेरिएबल वो होना, फर्ज किया जहां पर ना मैंने कहा ना 0, 0.5, बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए। सिर्फ चेंज क्या होना चाहिए, वो एक फैक्टर बस, बाकी हर शय। फिर क्या आप सबको मैं, अगर एक एप्पल देना है ना खाने के लिए, तो सबको एक एप्पल देना है, आपको एक बनाना देना है, सबको देना है। अगर चेंज अब मैंने क्या करना है, मैंने फर्ज किया आपको ऑरेंज दे दिया, आपको ग्रेप फ्रूट दे दिया, आपको नींबू दे दिया, अब हम बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ ये तीन जो पैरामीटर यहाँ पर चेंज किया है, फैक्टर सिट्रस की डिफरेंट टाइप्स, बाकी सारी चीजें सेम है। समझ आ गई आपको? तो आपको जब ये रिसर्च करनी है तो यू हैव टू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये इसमें आपने, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि then left to right for 12 hours. In the study, it was created five group of analysis control. कंट्रोल में इन्होंने क्या किया, कंट्रोल। अच्छा, अब इन्होंने ना जो थ्री टाइम ऑफ द ईयर है, उनको सिर्फ एज ए डाटा फैक्टर नहीं दिया, सिर्फ उनको थ्री रेप्लिकेट ले लिए, उसको एज ए रेप्लिकेट के तौर पर ले लिया। नहीं लगी समझ, ये हो गया, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। अगर बढ़ के एक सितंबर में फ्रूट लिया है, एक अक्टूबर में लिया है, एक नवंबर में, तो समझो यहाँ पर वो टाइम इज नॉट अ फैक्टर, यहाँ पर वो तीन तीन डिफरेंट टाइम्स के अंदर उन्होंने उसको क्या किया है, रेप्लिकेट के तौर पर, इसके लिए रेप्लिकेट के तौर पर ले लिया, ठीक हो गया। अब इन्होंने हर बढ़ के जीरो आवर कंट्रोल है, जिसको हम जीरो आवर कहते हैं, फिर 12 आवर्स के बाद डाटा दिया, फिर 24 घंटे के बाद, फिर इथाइलिन treated foods after 12 hours and 24 hours, ये डाटा इन्होंने। अच्छा, इसको कितने फाइव ग्रुप्स में, 1, 2, 3। अच्छा, 0 आवर का मतलब है कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, ठीक है, उस टाइम डाटा ले लिया, जीन एक्सप्रेशन का डाटा ले लिया। फिर 12 घंटे अच्छा 12 आवर्स के बाद डाटा लिया, फिर 24 आवर्स के बाद डाटा ले लिया। इसी तरह ही फिर थायराइड ट्रीटेड फ्रूट को भी 12 घंटे के बाद। अब ये थायराइड ट्रीटेड है 12 और 24, ये नॉन थायराइड जिसको कोई हार्वेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट नहीं दी। समझ आ रही है? हमारे पास पांच ट्रीटमेंट है, एक है कंट्रोल जिसको कोई ट्रीटमेंट और उसी टाइम डाटा थी, का डाटा ले लिया। कुछ रूट थे जिनको 12 घंटे के बाद हार्वेस्टिंग के 12 घंटे के बाद डाटा लिया, फिर 24 घंटे के बाद लिया। ये तीन ग्रुप हो गए हमारे पास। एक थे जिनको इथाइलिन की ट्रीटमेंट दी, फिर 12 घंटे बाद डाटा लिया, इथाइलिन की ट्रीटमेंट दी। अब हमारे पास पांच ऐसे ग्रुप आ गए हैं। अब हमारे पास पांच ट्रीटमेंट है, यहाँ पर क्या है, नहीं लगी समझ आ रहा है? Yes, क्या है, जीरो आर का मतलब कंट्रोल, उसको कोई थाइलिन की कोई कुछ नहीं ट्रीटमेंट दी। इसी तरह ही कुछ फ्रूट को हार्वेस्टिंग के 12 घंटे बाद जीन एक्सप्रेशन का डाटा लिया, उसको भी कोई ट्रीटमेंट नहीं दी। फिर कुछ फ्रूट्स को 24 आवर्स के बाद, फिर कुछ थे जिनको थाइलिन की ट्रीटमेंट दी लेकिन 12 घंटे बाद डाटा लिया, थाइलिन की ट्रीटमेंट दी 24 घंटे के बाद। अब ये डाटा हमें कहां से मिलेगा, ये यहाँ पर ये सारे सैंपल्स दिए हुए हैं उन्होंने। एबीसी का मतलब टाइमिंग ऑफ द ईयर, इसलिए हम इसको एक ही वो थ्री रेप्लिकेट कहेंगे। इसका जो डाटा आपको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहाँ आप क्लिक करोगे ना, ये बड़ा प्यारा डाटा है, आपको बड़ा मजा आएगा इसके ऊपर काम करने में ना। ये स्टार्ट डाउनलोड करें, हमारे पास ये डाटा डाउनलोड हो गया, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, आपने ओपन फोल्डर करना है। अगर तो ये कंप्रेस है, अगर कंप्रेस नहीं, ये कंप्रेस में है, इसको ना अब हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल,
चेक किया, भी हमारे पास आ गया डाटा। तो आप इन्हें ना इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर लेना। ये आ गया डाटा हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है? ओके, अब ये हमारे पास डाटा आ गया बच्चों, ये जीन एक्सप्रेशन का डाटा। हर एक जीन की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, ठीक है। जीरो आर एबीसी का मतलब थ्री कंट्रोल, जीरो आर थ्री कंट्रोल, एबीसी का मतलब सैंपल नंबर वन टू थ्री, सैंपल नंबर वन टू थ्री, लेकिन जीरो आर। फिर इसी तरह ही एबीसी 12 आवर्स के ऊपर डाटा, फिर एबीसी 20, फिर एसी का, फिर एसी का मतलब है बीटी। अच्छा, एसी 24 आवर्स, सीसी 24 आवर्स, एटी बीटी बी। अच्छा टाइम है, सॉरी, एबीसी क्या है, टाइम है, टाइम 24 आवर्स, टाइम 12 आवर्स। अच्छा, इसका ही थायरीन वाला नहीं, इन्होंने डाटा कहा कंट्रोल। सी का मतलब सी सी टी, टी का मतलब ट्रीटेड, टी का मतलब है ट्रीटेड, टी का मतलब क्या है ट्रीटेड, सी का मतलब है कंट्रोल, सी का मतलब है। जहां तक सारे सैंपल की समझ आ गई। पहला सैंपल क्या है, ए सी का मतलब कंट्रोल, ठीक है। फिर आ गया सी, इसके अंदर भी सी है, 12 आर सी। फिर टी 12 आर, ट्रीटेड 12 आर। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास डाटा आ गया। अब इस डाटे को अब हमने ना कंट्रोल ए कॉपी करना है, क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कॉपी करने के बाद मैं ना इसको लेके जाना हमने एक्सेल में, कहाँ लेके जाना है, हाँ इसको भी ले लेंगे आप, इसको भी ले लेंगे थोड़ा सा, ये कहोगे ये राइपनिंग से रिलेटेड भी हम इसको डाटे को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। अच्छा, अब ये आ गया ना हमारे पास डाटा, अच्छा, ये हमने इधर इसको पेस्ट कर दिया। सबसे पहले मैं सिर्फ ना दो का आपस में करता हूं। अब किसका करना चाहिए, कंट्रोल का विद 24 आवर्स इथाइलिन ट्रीटेड, हम एक या कोई भी, फिलहाल सिर्फ दो का कंपैरिजन कर लेते हैं, सिर्फ दो का। अच्छा, उसके अंदर फर्क किया हमने डाटा, जो है ना कंट्रोल, ये सारे हम फैक्टर्स इसमें से ना, बल्कि ये कंट्रोल वाले हैं, हम सिर्फ जो ट्रीटेड है ना यहाँ तक, ये वाला है हमारा पीटी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इन इसको हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इस डाटे को ना फिलहाल, हो गया इसको। यार एकदम उम्मीद आ जाते थोड़े। अच्छा, लेकिन ना आप लोग बाद में फिर मेरे पास आज ना ये सीख के जाना, मुझे को टाइम दे थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों को ये बताता हूँ कि है, आधा घंटा लग जाएगा बस, नहीं इसके बाद दे देना टाइम मुझे, 15-20 मिनट में मैं ये आपको एनालाइज करके बता दूंगा, ठीक है।